दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी। ये कहानी आपको आत्मविश्वास, प्रेम और शांति से भर देगी। ये कहानी एक लड़की पूजा के बारे में है जो भारत में जगह जगह की यात्रा करने की बहुत शौकीन थी। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान वो हिमालय में एक नवयुवक यात्री से मिलती है जो एक लेखक भी था। उस लेखक की बातें और उसकी लिखी किताबें पूजा को बेहद पसंद आती है और वो लड़का उसे बहुत प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा जो बात पूजा को उस लड़के में दिखाई देती है वो है उसका आत्मविश्वास। कैसे उसने इतनी कम उम्र में पूरे भारत की यात्रा की और तरह तरह की चुनौतियों का सामना भी किया। ये कहानी उस लड़की के भावों को दर्शाती है और ये प्रेरणा देती है कि कुछ भी असंभव नहीं। ये कहानी हमें दिखाती है कि आज के युग में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो पैसों के पीछे नहीं भागकर अपनी अंदरूनी खुशी के लिए काम करते हैं। लेकिन ये कहानी सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। पूजा एक बहुत ही संस्कारी परिवार की लड़की थी, लेकिन वो हर समय
खोई खोई सी रहती थी। हालांकि उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो पिछले 2 सालों से एक बहुत अच्छी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पे काम कर रही थी। फिर भी न जाने क्या बात थी, इतना अच्छा काम और घर-बार होने के बावजूद वो अपने इस रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ अलग करना चाहती थी। आए दिन कुछ ना कुछ प्लान बनाती रहती थी। उसका कमरा घूमने फिरने के सामानों से भरा रहता था। इसी बात से पता चलता है कि वो घूमने की कितनी शौकीन थी। जून का महीना था और इस बार उसने कमर कस ली थी कि वो किसी भी तरह हिमालय जाने का और चप्पा चप्पा घूमने का प्लान बनाएगी। उसने अपने परिवार को पहले ही बता दिया था कि अगले महीने वो हिमालय घूमने जाएगी। हिमालय की वादियां इतनी खूबसूरत और मनभावन होती है कि वो किसी को भी आकर्षित कर लेती है। जो लोग वहां रहते होंगे उनको तो मानो स्वर्ग में रहने का मौका मिल गया हो। न जाने कैसा जीवन होता होगा उनका। कितना शुद्ध वातावरण, कितनी शीतल हवा वहां रोज बहती होगी। ऐसे ही कई बातें हर समय पूजा सोचती रहती थी। बेंगलुरु की वो कंपनी जिसके लिए पूजा काम करती थी, उसे महीने की 2 छुट्टियां दिया करती थी। बस फिर पूजा ने भी इरादा कर लिया कि कई महीनों की छुट्टियां इकट्ठी करके वो घूमने जाएगी। अब उसके पास 15 दिन की इकट्ठी छुट्टी हो गई थी। उसने अपनी कंपनी को भी पहले ही खबर कर दी थी कि वो हिमालय घूमने जा रही है और 15 दिनों के बाद ही आएगी। घर वालों को भी उसके इस शौक से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी काबिलियत पहले ही साबित कर चुकी थी अच्छा पैसा कमाने के बाद। इसलिए रोका टोकी का ज्यादा कोई सवाल ही नहीं था और ना ही वो किसी की मानने वाली थी। आखिरकार लड़की जिद्दी जो ठहरी। तो बस फिर वो दिन आ ही गया जब पूजा का सपना पूरा होने जा रहा था और 1 जुलाई को सारे सामान और तैयारियों के बाद वो अपनी पहले से बुक की हुई ट्रेन के द्वारा बेंगलुरु से रवाना हो गई। रास्ते में इतने सुंदर सुंदर जंगल और पेड़ पहाड़ देखकर वो फूले नहीं समा रही थी। एक गहरी आजादी का एहसास कर रही थी। ऐसी आजादी जो उसे वहां दफ्तर में नहीं मिल रही थी। बरसों का सपना पूरा होने जा रहा था, इसलिए वो बेहद खुश थी। रास्ते में एक स्टेशन से पढ़ने के लिए उसने किताब खरीदी। वो किताब थी एक लेखक अविनाश के द्वारा लिखी हुई उसकी यात्रा की कहानी। उस किताब ने पूजा के मन को जैसे पकड़ सा लिया था। दोस्तों,
अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। लेखक की जीवनी पढ़कर और उसके घूमने फिरने की यात्रा के बारे में पढ़कर जैसे वो मन ही मन उससे बहुत प्रभावित हो गई थी। वो ये देखकर और पढ़कर हैरान थी कि कैसे इतनी कम उम्र में कोई व्यक्ति पूरा भारत घूम सकता है और इतना नाम कमा सकता है। अब क्योंकि उसे भी यात्राएं करने का इतना शौक था, इसलिए वो भी ऐसे लोगों से मिलना पसंद करती थी। तो मन ही मन उसकी इच्छा थी कि वो एक बार अविनाश से जरूर मिले और उससे ढेर सारे प्रश्न पूछे जो किताब पढ़ते समय उसके मन में हिलोरे ले रहे थे। पढ़ते पढ़ते कब समय निकल गया पता ही नहीं चला और एक लंबी यात्रा के बाद पूजा हरिद्वार रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई। यहाँ वो सबसे पहले शांति कुंज के दर्शन करती है, जिसके बारे में उसने कई किताबों में पढ़ा था और कई लोगों से सुना था कि ये एक धार्मिक स्थल है। तरह तरह के शोध होते रहते हैं और जिसकी स्थापना श्री राम शर्मा आचार्य ने की थी। शांति कुंज के बाद वो एक होटल में रुकी और शाम के समय हरिद्वार गंगा के किनारे गई। उसके कमरे की खिड़की से पावन पवित्र कर देने वाली गंगा कल कल करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब तो मानो उसकी खुशी और आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि जो सपना वो कई सालों से देख रही थी, वो सपना आज पूरा हो रहा था। हर एक चीज जो वो करना चाहती थी आज कर पा रही थी। गंगा की हर लहर के साथ उसका हर सपना जैसे पूरा हो रहा था। सुबह उठते ही उसने सबसे पहले गंगा स्नान किया और सूर्य भगवान को जल अर्पण किया। स्नान के बाद थोड़ी देर वहीं घाट पर ध्यान किया और फिर योगासन का अभ्यास किया। जगह जगह कथा हो रही थी, कोई अपने ग्रह शांति के लिए तो कोई अपने कारोबार में वृद्धि के लिए पूजा पाठ करवा रहा था। ऐसा शांत और शुद्ध वातावरण देखकर पूजा गदगद हो गई। अगला पड़ाव था ऋषिकेश। तो बस पूजा अपना सारा सामान बांधकर निकल पड़ी ऋषिकेश के लिए। इस बार उसने बस द्वारा यात्रा करने का सोचा। ऋषिकेश हरिद्वार से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मात्र 1 घंटे में वो ऋषिकेश पहुंच गई। ऋषिकेश एक ऐसा पवित्र स्थल है
जो हिमालय का आरंभ कहा जा सकता है। ये भगवान शिव का प्रिय स्थल है। पूजा ने त्रिवेणी घाट पर एक कमरा लिया और खिड़की से गंगा को निहारने लगी। शाम को स्नान करने का मन हुआ तो वो घाट पर चली गई और जैसे ही पहला कदम गंगा में रखा तो कब-कभी सी छूट गई, क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा था। ठंडा होता भी क्यों ना। आखिरकार बर्फ का पिघला हुआ पानी ही तो गंगा बनकर निरंतर बह रहा है। फिर भी किसी तरह मन को पक्का करके उसने स्नान किया और डूबते सूर्य को नमस्कार किया। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है और सबसे प्रसिद्ध भी है। ये उत्तराखंड में स्थित है। ये घाट अपने पापों से मुक्त होने के लिए आए हुए भक्तों से सदा भरा रहता है और कर्म कांड के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। अब पूजा आगे बढ़ने का मन बना चुकी थी, तो बस उसने पंचप्रयाग की यात्रा शुरू की, जो ऊपर की तरफ हिमालय में स्थित है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग, देव प्रयाग और रुद्र प्रयाग, ये पंच प्रयाग हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं और करोड़ों लोग हर साल इनकी यात्रा करते हैं। पूजा ने भी एक एक करके एक एक दिन सभी जगह बिताया और हिमालय की खूबसूरती का पूरा आनंद लिया। अब वो जोशीमठ पहुंच चुकी थी और यहाँ से बद्रीनाथ ज्यादा दूर नहीं था। जोशीमठ का नरसिंह देव मंदिर पूजा को इतना खूबसूरत लगा जिसका कोई ठिकाना नहीं था। उस मंदिर से ऊपर से मानो पूरा हिमालय और उसके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। दृश्य इतना सुंदर और मनमोहक था कि पूजा के रोंगटे खड़े हो गए। नरसिंह देव मंदिर में दर्शन के बाद पूजा ने वहां के प्रसिद्ध बाजार में कुछ खरीदारी करी और अपने परिवारजनों के लिए कुछ न कुछ खरीदा। अब वो आगे बद्रीनाथ के लिए निकल पड़ी। टैक्सी में बैठकर सबसे पहले उसने पांडुकेश्वर में पांडवों द्वारा बनाया हुआ 5000 साल पुराना मंदिर देखा। इतने पुराने मंदिर को देखकर वो हैरान रह गई। मंदिर की मूर्तियां और दरवाजे भी उतने ही पुराने थे जितना पुराना मंदिर। पुजारी ने उस मंदिर के विषय में कुछ चर्चा की और पूजा ने कुछ दान देने का फैसला किया। पूजा ये देखकर हैरान थी कि मंदिर का डिजाइन इतना बेहतरीन था कि आजकल के शिल्पकार भी उसे नहीं बना सकते। तो उस समय कैसे ये संभव हुआ?
इसका मतलब तो ये था कि 5000 साल पहले भी भारत में अव्वल दर्जे की शिल्पकला मौजूद थी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। बड़े बड़े पत्थर जिनसे मंदिर बनाया गया था, उनके बीच में बहुत ही बारीक केमिकल की लाइन थी। ये कोई साधारण केमिकल नहीं था, ये उस समय का बनाया हुआ बेजोड़ बड़ा ही ताकतवर मिश्रण था, जिसने 5000 सालों तक मंदिर को जैसे कि तैसे बनाकर रखा हुआ है। पूजा ने पुजारी से इस बारे में बात की तो पुजारी ने बताया कि ये उड़द की दाल और चूने को मिलाकर तैयार किया जाता था। बड़े बड़े बैल कोल्हू में एक गड्ढे में इन्हें डालकर पीसा करते थे। सुबह से शाम तक कोल्हू में पड़े रहने के बाद ये तैयार होता था और इतना मजबूत होता था कि हजारों सालों तक भी कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। अब पूजा यहाँ से बद्रीनाथ के लिए निकलती है, जो मात्र 15 किलोमीटर दूर था। रास्ते में ऐसे ऐसे पहाड़ और वादियां दिखाई दे रही थी जिनकी सुंदरता का कोई सानी नहीं था। अचानक बारिश होने लगी थी और इतने घनघोर सफेद बादल गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। कभी गाड़ी आगे तो कभी बादल आगे। ऐसा हैरान कर देने वाला दृश्य देखकर पूजा हैरान रह गई। नर और नारायण पर्वत के बीच अलकनंदा नदी बह रही थी और बादल घनघोर वर्षा करते हुए नदी में मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नदी बादलों को बुला रही है और बादल उसको गले लगाने के लिए जा रहे हैं। ये सब देखकर पूजा की खुशी का कोई ठिकाना न था। बादल किसी सफेद गोले की तरह सड़कों पर आ जाते थे और उसके बीच से धुएं को चीरती हुई गाड़ी निकल जाती थी। पहाड़ों पर लंबी लंबी घास उगी हुई थी। वहां के लोग अपने छोटे छोटे घरों में रह रहे थे। ज्यादातर घर लकड़ी के बने हुए थे और लकड़ी भी बेहद मजबूत थी। ऊंचे ऊंचे छज्जे और दरवाजे लकड़ी से ही बने हुए थे। लकड़ी का इस्तेमाल पहाड़ों में इसलिए किया जाता है ताकि घर ठंड में गर्म रह सके। वहां के लोग थोड़ी थोड़ी जगह में भी खेती किया करते हैं। उन छोटे छोटे खेतों को देखकर पूजा फूले नहीं समा रही थी। सीढ़ी नुमा खेती पहाड़ों की ढलान के ऊपर बहुत प्यारी लग रही थी।
गुलाब के सुंदर सुंदर फूल और डहलिया के पौधे आकर्षण का केंद्र थे। अब पूजा बद्रीनाथ पहुंच चुकी थी। यहाँ उसने हजारों ग्लेशियर्स देखे, ऐसे झरने जो वहीं के वहीं जम गए थे और उन पर लोग चल रहे थे। ठंड इतनी ज्यादा थी जिसका कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर में स्नोफॉल होने लगा और लोग अपना अपना काम छोड़कर छज्जे के नीचे छुप गए। जब बर्फबारी थोड़ी कम हुई तब पूजा आगे बढ़ी और बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करने चली गई। भगवान को अपने सामने देखकर वो फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि जो सपना वो कई सालों से देख रही थी वो आज पूरा हो रहा था। मंदिर में दर्शन के बाद उसने मंदिर के पीछे बहुत शांत जगह में ध्यान किया और सूर्य को निहारने लगी। बर्फबारी के बाद का सूर्य इतना सुंदर और गर्मी देने वाला लग रहा था, जैसे ठंड में कोई धीमी धीमी अग्नि की वर्षा कर रहा हो। बद्रीनाथ में भी पूजा ने खरीदारी करी। ठंड से बचने के लिए मोटे मोटे मोजे और जैकेट आदि खरीदे। यहाँ से उसने आगे बढ़ने का प्लान बनाया और पुलिस वालों से पूछा कि आगे कहाँ तक जाया जा सकता है। पुलिस वालों ने उसे बताया कि यहाँ से 3 किलोमीटर आगे एक अंतिम गांव माणा है, जो कि भारत का आखिरी गांव है। वहां तक जाया जा सकता है, क्योंकि उसके आगे इंडियन आर्मी का एरिया शुरू होता है और वहां किसी भी नागरिक को जाने की इजाजत नहीं है। माणा से 13 किलोमीटर आगे चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है, इसलिए वहां नहीं जाया जा सकता। ये सब सुनने के बाद पूजा माणा जाने का प्लान बनाती है और निकल चलती है। वहां जाने के लिए उसे कोई सवारी नहीं मिलती, तो वो ज्यादा इंतजार भी नहीं करती। सोचती है ये भी एक नया अनुभव होगा, इसलिए पैदल ही निकल जाती है। ठंड में पैदल चलना गर्मी देने वाला एक अच्छा साधन है, इसलिए पूजा पैदल चलने से थोड़ी राहत महसूस करती है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। हिमालय की खूबसूरती निहारते निहारते कब माणा गांव आ गया पता ही नहीं चला। माणा गांव के शुरुआत में ही एक चाय की दुकान पूजा को दिखाई दी। उस पर लिखा था भारत की आखिरी चाय की दुकान। इस दुकान की तस्वीरें पूजा ने कई सालों पहले
इंटरनेट पर देखी थी और तभी ही उसने मन बना लिया था कि एक दिन वो जरूर इस जगह जाएगी और इसी दुकान पर चाय भी पिएगी। आज वो सपना पूरा हो गया था, इसलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चाय वाले को चाय का ऑर्डर देकर वो थोड़ी देर बराबर में पड़ी हुई लकड़ी की एक बेंच पर बैठ गए। कुछ लोग वहां पर बैठे मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पी रहे थे और अचानक पूजा देखती है कि सामने बैठा एक लड़का जो चाय पी रहा था वो हूबहू उस लेखक की तरह लग रहा था जो पूजा ने किताब में देखा था। वही किताब जो उसने रेलवे स्टेशन से खरीदकर अपनी यात्रा में पढ़ी थी। फिर उसने सोचा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये जरूर मेरे मन का कोई भ्रम है। पर उसका चेहरा इतना मिलता जुलता था कि वो बिना पूछे रह ही नहीं पाई। उसने हिम्मत करके उसके पास जाकर पूछा कि क्या आप अविनाश हैं? लड़के ने भी पहले तो गंभीरता से पूजा की तरफ देखा और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, मैं ही अविनाश हूँ। पूजा ये सुनकर हैरान रह गई और उसने सोचा, ये कैसा संयोग है, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। फिर पूजा ने उससे वापस पूछा, क्या आप लेखक हैं? अविनाश ने कहा, जी हाँ, मैं वही लेखक हूँ जिसकी किताब आपने शायद पढ़ी होगी। जितना आश्चर्य पूजा को हो रहा था उसका 1% भी अविनाश को नहीं था। जैसे उसके लिए ये रोज की बात है। अविनाश को अपने सामने देखकर पूजा हैरान रह गई और बेहद खुश भी हुई कि जिससे वो मिलना चाहती थी और इतने सारे सवाल पूछना चाहती थी, वो अपने आप ही उसके सामने आ गया। जैसे बद्रीनाथ ने उसे इस यात्रा का सारा फल एक झटके में दे दिया हो। दोनों बैठकर बातें करने लगे और अपने अनुभव साझा करने लगे। पूजा ने अविनाश को उसकी किताब के बारे में बताया और पूजा के मन में जितने भी सवाल थे वो सारे पूछ लिए। अविनाश ने भी पूजा को बताया कि ये सब मेरा निजी अनुभव है जो मैंने आप जैसे यात्रा पसंद लोगों के लिए ही लिखे हैं। पूजा अविनाश का आत्मविश्वास देखकर हैरान थी। अविनाश ने पूजा को बताया कि वो पिछले 7 सालों से इसी तरह यात्रा कर रहा है और चौथी बार बद्रीनाथ आया है। अविनाश एक बेहद सुलझा हुआ इंसान था और पैसों के पीछे न भागकर जीवन
खुलकर जीने में ज्यादा विश्वास रखता था। ये सब देखकर पूजा बहुत हैरान और खुश थी कि वो ऐसे किसी इंसान से अपने जीवन में मिल पाई। दोनों ने अब एक दूसरे के साथ ही नीचे ऋषिकेश तक जाने का प्लान बनाया और आगे की यात्रा के लिए साथ ही निकल पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी एक अजनबी की। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है, और अब समय हो गया है आपके सोने का। आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।